हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी जिसका नाम है साइलेंस। कैन यू हियर इट? सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है खारघर के एक ट्रैकिंग साइट से, जहाँ पे चार लड़के ट्रैक करते हुए माउंटेन के टॉप तक पहुँच जाते हैं। वहाँ के नज़ारे देख के वो बहुत खुश थे, लेकिन तभी उन्हें कॉल बजने की आवाज़ सुनाई देती है। तो सब लोग अपना अपना मोबाइल देखने लगते हैं, लेकिन वो रिंग उनमें से किसी की भी नहीं थी। फिर मोबाइल की डायरेक्शन में जब वो लोग चले जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। ये देख के वो लोग डर जाते हैं, लेकिन फिर भी उस लड़की का कॉल उठाकर उसके घर वालों को बता देते हैं। उसके बाद पुलिस वहाँ पे आकर सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। अब उस लड़की की बात करें तो उसका नाम है पूजा चौधरी। तो वो जस्टिस चौधरी की बेटी थी, जो एक फेमस जज हुआ करते थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। पूजा के फ्यूनरल पर उसकी खास दोस्त कविता का पति एमएलए रवि खन्ना भी आया था। तब जस्टिस चौधरी उससे पूछते हैं कि जाते वक्त पूजा ने कहा था कि वो कविता के पास जा रही है, तो ये सब कुछ कैसे हो गया। तब रवि खन्ना जो कुछ भी हुआ वो बताने लगता है। तो फ्राइडे रात 10 बजे पूजा कविता से मिलने के लिए हमारे घर पे आई थी, लेकिन कविता सुबह ही अपने एग्जीबिशन के सिलसिले में पुणे चली गई थी। तब पूजा कहती है कि उसे सरप्राइज देने के लिए कल मैं पुणे चली जाऊंगी। अगले दिन रवि रेडी होकर अपने पार्टी ऑफिस जा रहा था। तब पूजा उन्हीं कपड़ों में थी। तो रवि को लगता है कि पूजा रेडी होकर पुणे जा रही है, लेकिन पूजा कहती है कि उसके बैग का जिप लॉक हो गया है, जिसके कारण मैं उन्हीं कपड़ों पे सो गई थी। तो तुम चले जाओ, मैं रेडी होकर बाद में कैब लेके चली जाऊंगी। फिर जब रवि घर से निकल रहा था, तो वो देखता है कि मेन डोर का लैच थोड़ा सा लूज हो गया है। इसीलिए वो अपने घर में काम करने वाले दादू को कहता है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम होने से पहले इस लॉक को ठीक करवा लो। इसके बाद रवि जब ऑफिस जा रहा था, तो उसे याद आता है कि उसकी पेन ड्राइव घर पर ही है। इसलिए वो लेने के लिए जब घर वापस आता है, तब पूजा घर से निकल चुकी थी और उसकी वाइफ कविता भी घर पर आ गई थी। लेकिन ऊपर जाते टाइम सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है, जिसके कारण उसे सीवियर इंजरीज आती है। तो पूरा दिन रवि अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में ही बिजी था, जिसके कारण उसे याद ही नहीं रहा कि पूजा कहाँ पे होगी। इसके बाद रवि पूछता है कि पुलिस का क्या प्रोग्रेस है। तब जस्टिस चौधरी कहते हैं कि मैंने एसीपी अविनाश वर्मा को ये केस सॉल्व करने की रिक्वेस्ट भेजी है। तो अब एसीपी वर्मा की बात करें, वो नारकोटिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इसीलिए अगले दिन जस्टिस चौधरी कमिश्नर संजय शर्मा के ऑफिस में चले जाते हैं। तो कमिश्नर का भी यही सजेशन था कि हमारे पास इतने डायनामिक पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ऐसे केस हैंडल कर सकते हैं, तो तुम्हें ये अविनाशी क्यों चाहिए जो कि नारकोटिक डिपार्टमेंट का है और वो कोई रूल्स भी फॉलो नहीं करता। तब जस्टिस चौधरी कहते हैं कि मैंने उसका केस सॉल्व करने का अंदाज देखा है, उसे बस क्विकली जस्टिस देना आता है और मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मैं ये केस उसी को ही देना चाहता हूँ। इसके बाद एसीपी वर्मा जब ऑफिस आते हैं, तो वो भी यही कह रहे थे, लेकिन कमिश्नर के कहने पर वो ये केस ले लेते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। उनके टीम में और चार लोग जुड़ जाते हैं, जिनके नाम थे जावेद, राज, अमित और संजना। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जहाँ पे कॉज ऑफ डेथ बताया गया था कि सर पे जोर से चोट लगी है और चोट में कुछ कॉपर के पार्टिकल्स है और डेथ का टाइमिंग सैटरडे मॉर्निंग लगभग 10 से 11 के बीच का है। लेकिन पूजा की डेड बॉडी अगले दिन संडे को मॉर्निंग में खारघर के ट्रेकिंग साइट पे मिली थी और वहाँ पे खून के दाग, छींटे ऐसा कुछ भी नामो निशान नहीं था। इसका मतलब मर्डर कहीं पे और हुआ है और उसे डिस्पोज करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। इसके बाद एसीपी वर्मा पूजा के प्रिंटआउट्स निकालकर उनके सारे सोसाइटी में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो गैदर करने लगते हैं। इधर जस्टिस चौधरी और उनके वाइफ से जितनी इंफॉर्मेशन निकल सकती है वो निकलवाते हैं। तब वो बताते हैं कि इस घर में नौकरों के अलावा मेरे एक फ्रेंड का बेटा ऋषभ भी 5 महीने से रह रहा है अपनी कैनेडियन फियांसे किया के साथ। कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है। इसके बाद एसीपी अविनाश ऋषभ के साथ भी बात करते हैं और किया अभी 4 दिन पहले ही कनाडा से इंडिया आई थी। इसके बाद एसीपी वर्मा एमएलए रवि खन्ना के घर पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग दादू से इंटरोगेट कर रहे थे। तब दादू बताते हैं कि सुबह पूजा नहाने जा रही थी, लेकिन उसके बैग की जिप लॉक थी और उसे कविता को कुछ सरप्राइज गिफ्ट देना था। तो वो दादू से कहती है कि यहाँ पास में कोई बैग रिपेयर करने वाला है क्या, उससे ये जिप खुलवा के लाओ।
इसलिए दादू बैग की जिप खुलवाने के लिए दुकान चले जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि घर में पूजा नहीं है, लेकिन कविता सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी और रवि सब ऊपर वाले कमरे से भागते हुए नीचे आ रहे थे। इसके बाद हम लोग पूरा दिन हॉस्पिटल में ही थे, तो शाम में जब घर वापस आए तभी पूजा के बारे में ख्याल आया। तो कविता और पूजा के रिलेशन बहुत ही अच्छे थे। दोस्त ना होकर वो लोग बहनों की तरह ही रहते थे। इसके बाद शाम में अमित, संजना और एसीपी वर्मा अपने घर पे केस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो कॉल रिकॉर्ड्स ट्रैक करने के बाद ऐसा अनयूजुअल कॉल कुछ नहीं था, और ऊपर से संजना ने पुणे जाने के लिए कोई कैब भी बुक नहीं की थी। लेकिन रवि खन्ना के घर पर एक पीसीओ से 30 सेकंड का कॉल आया था, लेकिन इस बात को अमित ने ग्रांटेड ले लिया था। तो एसीपी वर्मा उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। कोई भी छोटी से छोटी चीज ग्रांटेड मत लो, मुझे उस पीसीओ का लोकेशन चाहिए। फिर अगले दिन एसीपी वर्मा रवि से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि कविता कोमा में है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि कोमा वाले लोग सुन सकते हैं और अगर वो चाहे तो रिएक्ट भी कर सकते हैं, बस हमें कम्युनिकेट अच्छे से करना आना चाहिए। फिर जब एमएलए रवि खन्ना वहाँ पे आते हैं तो एसीपी वर्मा को वहाँ पे देख के उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि क्यों मेरी वाइफ को परेशान कर रहे हो। तब उन दोनों में थोड़ी सी नोकझोंक होती है। इसके बाद एसीपी वर्मा को लग रहा था कि रवि की वाइफ कविता घर पर नहीं है, इसीलिए रवि ने पूजा के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की होगी। तो पूजा ने इसके लिए इनकार कर दिया, इसीलिए रवि ने उसे मार दिया। तो एसीपी वर्मा अपने सब इंस्पेक्टर राज से कहता है कि रवि की सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स निकालो, इनमें से हमें कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। इधर पुलिस स्टेशन में ऋषभ पूजा की फ्रेंड्स और उसकी ज्वेलरी के डिटेल्स लेकर आया था। तब संजना उसका नाम और मोबाइल नंबर उस पर लिख के ले लेती है उसके हैंडराइटिंग में। फिर शाम में जब संजना और एसीपी वर्मा अपने घर पे मिलते हैं तब संजना बताती है कि 7 महीनों से पूजा ने किसी को डेट ही नहीं किया। उससे पहले वो डेटिंग एप्स पे एक्टिव थी, उसकी पर्सनल डायरी में भी सब रैंडम चीजें ही थी। तो एसीपी वर्मा को ये थोड़ा सा अबनॉर्मल लगता है, क्योंकि 29 ईयर्स की एक लड़की कैसे सिंगल रह सकती है। फिर अगले दिन जब राज और अमित एमएलए रवि खन्ना की कॉल हिस्ट्री लेकर आते हैं तो उसमें उन्हें दो चीजें थोड़ी सी सस्पेक्टफुल लगती है। तो उसने एक बार लाउंज में और एक शनेश्वर सिंह को कॉल किया था, इसीलिए एसीपी वर्मा राज और अमित को उस लाउंज में भेज देते हैं और खुद संजना को लेकर एमएलए रवि खन्ना के घर पे चले जाते हैं। वहाँ के सारे रूम्स चेक करने के बाद भी उन्हें ऐसा डाउटफुल कुछ भी नहीं लगा, लेकिन उन्हें एक बात पता चलती है कि यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए भारती नाम की एक औरत आती है। लेकिन कविता हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण रवि ने उसे छुट्टी दे दी थी। इधर बार में जब राज और अमित बारटेंडर से शनेश्वर सिंह के बारे में पूछते हैं तब वो कहता है कि वो यहाँ पे बाउंसर का काम करता है, लेकिन 3-4 दिनों से वो भी छुट्टी पर है। फिर उनके जाने के बाद वो बारटेंडर शनेश्वर को कॉल करता है और कहता है कि 2 पुलिस वाले यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आए थे। ये सुन के शनेश्वर को लगता है कि इरफान भाई से उसने जो पैसे लिए थे तो उसी के लिए वो लोग पुलिस भिजवा रहे हैं। सो इन दो गैंग्स के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ लफड़ा चलता रहता है। इसीलिए शनेश्वर अपने बॉस से कहता है कि मेरा बैंकॉक का टिकट निकलवाओ, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मुझे इस झमेले में नहीं फंसना है। इधर हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स कविता की चेकअप कर रहे थे तो डॉक्टर्स की बातों को कविता रिस्पॉन्ड करने लगी थी, लेकिन ये बात जब वो रवि को बताते हैं तो ये न्यूज़ सुन के रवि इतना खुश नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कहीं उसके कुछ राज बाहर ना आ जाए। इधर एसीपी वर्मा भारती को अपने ऑफिस में बुला लेते हैं। तब वो बताती है कि बाजार से सामान लेकर मैं 3 बजे तक खन्ना साहब के घर के बाहर पहुंच गई थी। तो लिफ्ट से मैंने देखा काला ड्रेस पहन के एक हट्टा कट्टा बंदा बोरी में कुछ सामान भर के घर के बाहर निकल रहा है, लेकिन भारती दरवाजे तक पहुंचती तब तक वो निकल चुका था। फिर ये बात जब भारती रवि को बताती है तो रवि कहता है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैंने उसे वहां पे भेजा है। इस पर अविनाश भारती से कहते हैं कि क्या तुम उसे पहचान सकोगी, तो भारती इसके लिए हाँ कर देती है। फिर वो लोग एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर उसका स्केच बनवा लेते हैं। तो वो स्केच किसी और का नहीं बल्कि शनेश्वर सिंह का ही था। लेकिन इधर शनेश्वर इरफान भाई को चकमा देकर बैंकॉक भागने की फिराक में था। रात को एसीपी वर्मा ने उसे पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया था, लेकिन तभी वहां पे गैंग वॉर स्टार्ट हो जाती है। इसमें शनेश्वर मारा जाता है। अविनाश के शोल्डर के ऊपर भी एक गोली लगी थी, लेकिन फिर भी अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर एसीपी अविनाश पुलिस स्टेशन चले आते हैं। तो उन्होंने एमएलए रवि को बुलाया था। वो उसे भारती के बारे में पूछते हैं तो रवि के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। फिर वो पूछते हैं कि शनेश्वर क्या सामान लेकर गया था।
तो रवि कहता है कि कविता की पुरानी बुक्स थी तो वो उसे अनाथ आश्रम में दान करनी थी। ये झूठी गवाही सुनने के बाद एसीपी अविनाश को बहुत गुस्सा आता है। इसी बात को लेकर उन दोनों में थोड़ी सी नोकझोंक होती है तो रवि वहां से चला जाता है। लेकिन ये बात जब कमिश्नर को पता चलती है तो वो एसीपी अविनाश को इस केस से डिसमिस कर देते हैं। लेकिन एसीपी वर्मा किसी तरह से जस्टिस चौधरी से 2 दिनों की मोहलत मांग लेते हैं। फिर अगले दिन जब सब लोग डिस्कस कर रहे थे तब एसीपी अविनाश को क्लिक होता है कि कविता ने पूजा का मर्डर देख लिया होगा। तो इसी बात को लेकर जब वो स्टेयर से भाग रही थी तो तभी उसका पैर फिसला और वो गिर गई। तो शनेश्वर सिंह मर गया तो क्या हुआ, हमारे पास और एक गवाह है, लेकिन अब वो कोमा में है। इसके बारे में एसीपी वर्मा जब जस्टिस चौधरी से बात करते हैं तो वो भी एसीपी को एक चांस देना चाहते थे। इसीलिए अगले दिन कविता की गवाही लेने के लिए जस्टिस चौधरी एसीपी वर्मा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बात रवि को पता नहीं थी। तो ये बात जब उसे पता चलती है तो वो गुस्से में हॉस्पिटल चला आता है और वो एसीपी से झगड़ने लगता है। लेकिन जस्टिस चौधरी उसे एक चांस देने के लिए कहते हैं। तब एसीपी वर्मा पहला सवाल पूछते हैं कि जब तुम स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गई तब क्या तुमने रवि को पूजा का मर्डर करते हुए देखा? अगर हाँ तो उंगली ऊपर करना। लेकिन तब कविता उंगली ऊपर नहीं करती। फिर अगला सवाल पूछते हैं कि अगर रवि ने पूजा का मर्डर नहीं किया तो उंगली ऊपर करना। तो इस बात पर कविता अपनी उंगली ऊपर कर देती है। फिर लास्ट सवाल ये था कि क्या तुम्हारे आने से पहले पूजा का मर्डर हो चुका था? तो ये बात सुन के रवि वहां पे झगड़ने लगता है। इसी बीच कविता ने अपनी उंगली ऊपर की थी लेकिन वो किसी ने देखी नहीं। इसके बाद जब सब लोग पुलिस स्टेशन आते हैं तो फिर से वो एविडेंस के बारे में सोचने लगते हैं। तो पूजा के बैग में जो पेन ड्राइव्स थे तो उसमें एक पेन ड्राइव पर फेयरटेल लिखा था। तो अमित को लगता है कि फेयरटेल मतलब स्कूल के बच्चों की स्टोरीज होगी। तो ये बात सुन के एसीपी अविनाश फिर से उस पर गुस्सा करते हैं। तुमने सोचा क्यों? कोई भी चीज को चांस पे मत छोड़ो। इसीलिए अमित जब वो पेन ड्राइव लेकर आता है तो इसी पेन ड्राइव में सारे राज थे। तभी जावेद एसीपी को बताता है कि वो पीसीओ जहाँ से कॉल आया था वो रवि के घर के सामने ही है। और लास्ट में अपार्टमेंट में आने जाने वाले लोगों के नाम जब एसीपी चेक कर रहे थे तो वहाँ की हैंडराइटिंग ऋषभ की हैंडराइटिंग से मैच हो जाती है। इसीलिए वो चौधरी और सारे लोगों को एक जगह पर बुला लेते हैं और अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और उन सबके फोन साइलेंट करके एक बास्केट में रखवा देते हैं। दूसरी तरफ इधर फॉरेंसिक टीम सर्च वारंट लेकर एमएलए रवि के घर पे चली जाती है। वहां पे जाके पूजा का जहाँ पे मर्डर हुआ था उस रूम पे टेस्ट परफॉर्म करने लगते हैं। तो उन्हें वहां पे ब्लड के सैंपल्स मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि पूजा का मर्डर उसी बेडरूम में हुआ है। जाते वक्त एसीपी वर्मा रवि के अपार्टमेंट के वॉचमैन को भी साथ लेकर गए थे। तब हमें पता चलता है कि ऋषभ उस अपार्टमेंट में गया था। तो जाते वक्त उसने अपना नाम कुछ अलग लिखा था और आते वक्त उसकी वॉचमैन के साथ लड़ाई हो गई थी, इसीलिए उसे ऋषभ याद रह गया था। फिर फाइनली जब एसीपी वर्मा सबको बताते हैं कि ऋषभ और पूजा का अफेयर चल रहा है और वो दोनों अपने अलग अलग मेल आईडी से चैटिंग कर रहे थे। इसके बाद ऋषभ एक्सेप्ट कर लेता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। सडनली फ्राइडे नाइट जब किया कनाडा से इंडिया आई तब पूजा ऋषभ से कह रही थी कि वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन इसके लिए ऋषभ रेडी नहीं था। तो इस बात को लेकर उनमें थोड़ा सा झगड़ा होता है। इसीलिए पूजा उसी रात कविता से मिलने चली गई थी। तो अगले दिन उसे मनाने के लिए और उससे बात करने के लिए ऋषभ उसे मिलने गया था। लेकिन जब वो फ्लैट में पहुंचा तब तक उसका मर्डर हो चुका था। वो डर के मारे जैसे ही फ्लैट से बाहर आया तभी रवि लिफ्ट से आकर घर के अंदर चला जाता है। फिर जब वो पेनड्राइव लेने ऊपर जाता है तो उसे वहां पे पूजा बेड पे लेटी मिलती है। तो उसे लगता है कि पूजा सो रही है, लेकिन जैसे वो उसके पास जाता है तो उसे वो चोट दिखाई देती है। तो वो पैनिक होकर दादू दादू चिल्लाने लगता है और अपने ऑफिस में एक आदमी को कॉल करके इस केस को हैंडल करने के लिए कहता है। तो दादू पूजा की बैग लेकर उसे रिपेयर करने गए थे। तभी कविता भी आती है और जब वो पूजा को उस हालत में देखती है तो वो भागते हुए स्टेयर से जा रही थी और पैनिक में उसका पैर फिसल जाता है और वो रोल होते हुए स्टेयरकेस से गिर जाती है। इसीलिए रवि उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और रवि का पीए इस केस को हैंडल करने के लिए शनेश्वर यानी कि सनी को भेजता है। तो सनी पहले वहाँ के सारे एविडेंस मिटा देता है और पूजा को एक बोरी में भर के वहाँ से चला जाता है। तो जाते टाइम जब भारती ने उसे देखा था तब जाके रवि को पता चला कि उसके पीए ने ये कैसे मैनेज किया है। लेकिन वो अब करता भी तो क्या करता, उसके घर में मर्डर हुआ था और जल्दी इलेक्शंस होने वाले थे। तो वो किसी चक्कर में फंसना नहीं चाहता था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। तो फाइनली ऋषभ को मर्डर केस में और एमएलए रवि को
एविडेंस हटाने के केस में अरेस्ट किया जाता है। फिर अगले दिन पुलिस स्टेशन में सब लोग खुश थे कि ये केस क्लोज हो गया, लेकिन एसीपी अविनाश अभी भी कंफ्यूजन में थे। ये सिर्फ केस क्लोज हुआ है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। किसने पूजा को मारा ये अभी भी गर्दिश में ही है। इसीलिए एक लास्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऋषभ के पिक्स लेकर पूरी टीम रवि खन्ना के अपार्टमेंट के बाहर चली जाती है। और इधर पुलिस स्टेशन में ऋषभ की फियांसे किया आती है और वो ऋषभ से आखिर बार मिलना चाहती थी। तभी इधर दूसरी तरफ एसीपी की टीम जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो अपार्टमेंट के बाहर कुछ रोड का काम चल रहा था, जिसके कारण वहां पे कुछ कैमरास थे। तब हमें पता चलता है कि उस पीसीओ में कॉल करने वाली किया ही थी और किया ही उस अपार्टमेंट में चली गई थी। और एसीपी अविनाश को किया के हाथ में जो ब्रेसलेट था वो देखने के बाद याद आता है कि उसके कुछ टुकड़े पूजा की बेडरूम में भी पड़े हुए थे। और यहाँ पे फाइनली जाके केस सॉल्व होता है। तो किया ने ही पूजा का मर्डर किया था। तो किया को पता चल गया था कि ईमेल से वो दोनों चैटिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो पूजा से मिलने एमएलए रवि के घर के बाहर चली जाती है और उस पीसीओ से रवि के घर पे कॉल करके पूछती है कि क्या पूजा घर पर है। तो वो कॉल पूजा ने ही उठाया था। फिर जब वो घर पे जाती है तो पूजा उससे कहती है कि तुम ऋषभ से बात करो, मुझे कुछ पता नहीं है। और वो दरवाजा बंद करके अपने रूम में चली आती है ताकि वो ऋषभ को कॉल करे। लेकिन किया गुस्से में दरवाजे पर पीट रही थी और अंदर का लैच लूज होने के कारण दरवाजा खुल जाता है। तो ये सारे भसड़ का कारण ये लैच ही है। अगर वो ठीक काम करता तो ये सारा कांड नहीं होता। तो किया पूजा के रूम में चली जाती है और उसे कह रही थी कि तुम ऋषभ से दूर रहो, वो मेरा फियांसे है। लेकिन पूजा उसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। तो गुस्से में आकर वहीं पे पड़ा एक लैंप उठाकर पूजा के सर में मार देती है। उस इम्पैक्ट से पूजा की मौत हो जाती है। तो डर के मारे किया वहां से भाग जाती है। इसके बाद किया को अरेस्ट किया जाता है और यहीं पे हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको यह साइलेंस मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।